हे हाय वेलकम गाइस। हमारा चल रहा था मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक क्या होती है, ये सब जाना था। अब हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। गाइस हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं बार बार। आपको अगर रिवीजन की ज़रूरत लगती है तो आप वीडियोस को ही दोबारा देखिए जब जब मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ। ओके, सो एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जो हमने कल मार्जिनल कॉस्टिंग चीज़ देखी थी उसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, आइए जानते हैं। पेज नंबर 14.15, लेट्स चेक इट आउट। गेट लगा लो। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। पहली एडवांटेजेस क्या है? सिंप्लीफाइड प्राइसिंग पॉलिसी। ये तो मैंने कल ही सिखाया था आपको। देखो, आप वो पढ़ो और पढ़ने के बाद ये जो कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, कहाँ गया। ट्रेडिशनल मेथड में पर यूनिट कॉस्ट डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट हो सकती है। ये वाला एग्जांपल, ये जो एग्जांपल दिया था मैंने क्या कहा था कि ट्रेडिशनल मेथड के अंदर पर यूनिट कॉस्ट डेली फ्लक्चुएट हो सकती है, पर यूनिट कॉस्ट रेगुलर बेसिस पे फ्लक्चुएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, प्रोडक्शन 10,000 की जगह हम 11,000 यूनिट्स बना लेते हैं, तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट हमारी चेंज होगी। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट अगर हमारी चेंज हो गई तो टोटल कॉस्ट हमारी चेंज हो गई। ये कहाँ मुमकिन था? ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड में। तो इसलिए ट्रेडिशनल मेथड में प्राइस फिक्सिंग थोड़ा डिफिकल्ट जॉब था एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या था? सिर्फ वेरिएबल कंपोनेंट्स को इज्जत दे रहे हैं हम। तो वेरिएबल कंपोनेंट्स तो हमें पता ही चलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगते हैं। तो इसमें वही लिखा, डिट्टो जो कल सिखाया था वो का वही है, वर्ड टू वर्ड वही है। आपको ये रीड करना है, जो मैंने कल सिखाया था वही लिखा है, उसमें एक लफ्ज़ भी ज़्यादा नहीं है। प्रॉपर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट्स। है ना बच्चा, हमने फोर्थ टॉपिक में यही तो देखा है ना। हम क्या करते हैं? टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं, उसको डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ आउटपुट्स करते हैं, या बजटेड लेबर आवर्स करते हैं, या डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स करते हैं। जो भी फैक्टर है जिसके बेसिस पे हमें ओवरहेड्स को रिकवर करना है उससे हम डिवाइड करते हैं और हमारा एक प्री डिटरमाइंड रेट आता है। और जब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तब तब उस प्री डिटरमाइंड रेट से ओवरहेड चार्ज करते हैं। इफ फिक्स्ड ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट्स, देयर विल बी अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स या ओवर रिकवरी। है ना, हमने देखा ट्रेडिशनल मेथड में अंडर रिकवरी भी हो सकती है और कभी कभी ओवर रिकवरी भी हो सकती है। ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब ही ओवर रिकवरी। तो देखो, पिछले एग्जाम्पल में ही हमारा ओवर रिकवरी हो गया था। This creates problem of treatment of such under over recovery of overheads. Marginal costing avoids such under or over recovery of overheads. मार्जिनल कॉस्टिंग में ये अंडर और ओवर रिकवरी का लोचा ही नहीं रहता। मार्जिनल कॉस्टिंग में अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। जब अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपको ध्यान में आएगा कि जो हमारे ओवरहेड्स है वो डायरेक्टली चार्ज कर देते हैं। वेरिएबल वाले तो डायरेक्ट चार्ज कर देते हैं, और जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं उसको हम टाइम के समझते हैं। अभी न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएगा। शोज रियलिस्टिक प्रॉफिट। Advocates of marginal costing argues that under the marginal costing technique, the stock of finished goods and WIP are carried on marginal cost basis and the fixed expenses are written off to profit and loss account as period cost. This shows the true profit of the period. देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने स्टॉक को कैसे वैल्यू किया था? हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पकड़ी थी, है ना। हमने सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट पकड़ी थी। उसी तरह फिनिश गुड्स को भी कैसे वैल्यू किया था? सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को पकड़ा था। देखो इसमें हमने क्या लिया है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिया है, मतलब सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट किया। और ट्रेडिशनल में देखो क्या लिया है? ट्रेडिशनल में तो हमने फिक्स्ड भी ले लिया था। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे को मार्जिनल कॉस्टिंग में ट्रू प्रॉफिट, रियलिस्टिक प्रॉफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि हम जो टाइम पीरियड की जो कॉस्ट है वो अवॉइड ही कर देते हैं, वो हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देते हैं। हाउ मच टू प्रोड्यूस? मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। आज का पूरा टॉपिक यही है, ब्रेक इवन एनालिसिस। कितना प्रोड्यूस करना है, आज हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अभी आज का जो हमारा डिस्कशन है, जो अगले 4 न्यूमेरिकल्स है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे ही है, ब्रेक इवन एनालिसिस पे ही है, ठीक है। मोर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं, इसमें जो भी एक्सपेंसेस है उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में सिग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है। द मैनेजमेंट कैन कंपेयर द एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंसेस विद द बजटेड वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को फिक्स्ड और वेरिएबल ऐसी 2 प्रजातियों में बांट देते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारा बजट तो बना होता ही है, या स्टैंडर्ड्स तो हमारे डिसाइड होती ही है, और एक्चुअल में कितना हो रहा है, बजटेड और एक्चुअल उनका जो डिफरेंस आ रहा है वेरिएंस, तो वेरिएंस का एनालिसिस करना मुमकिन होता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए ही है। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग अ नंबर ऑफ बिजनेस डिसीजन लाइक मेक और बाय। हमने खुद बनाना चाहिए या परचेज कर लेना चाहिए। जैसे कि हमें टाटा मोटर्स, हमने टायर्स खुद मैन्युफैक्चर करने चाहिए या किसी से, हमने टायर खुद बना लेने चाहिए या किसी से बाय करना चाहिए। हम क्या बना रहे हैं, टाटा की चमचमाती येलो कलर की नैनो, तो इस नैनो में तो 4 पहिए लगेंगे, तो ये 4 पहिए हमने बनाने चाहिए या किसी से खरीदने चाहिए। ये डिसीजन कैसे मुमकिन होगा, ये सब मुमकिन होगा मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के बदौलत। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बंद क्यों करना है, क्या उससे हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो उसे बंद करेंगे, तो वो भी हमें इसी टेक्निक के ज़रिए पता चलेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, जूनी को बदल के नई को लाना है क्या, जूनी को छोड़ के नई के साथ जाना है क्या, ठीक है। ये कैसे मुमकिन होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के बदौलत। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लानिंग, इट हेल्प्स इन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लानिंग बाय BEP चार्ट, ये सब अभी देखेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट। लिमिटेशंस, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड्स है तो टेल्स है, धूप है तो छाव है, खुशी है तो गम है। उसी तरह मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस है तो कुछ लिमिटेशंस भी है मेरे दोस्तों। लिमिटेशंस को हम डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं, डिफ़िकल्टी इन क्लासीफाइंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स। साहब हमने देखा है मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम पूरी कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल इन 2 कंपोनेंट्स में बांट देते हैं। कभी कभी मेरे मालिक हमारी इन कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटने में ही दिक्कतें होती है, बांटने में ही मशक्क़तें होती है, तो ये एक इसका लिमिटेशन है। For example, various amenities provided to workers may have no relation either to volume of production or a time factor। जैसे कि कभी कभी कुछ amenities हम देते हैं हमारे वर्कर्स को, हमारे कामगार्स को, तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं होता वॉल्यूम से भी या टाइम से भी। जैसे कि हमने उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस दिया, या फूड सप्लाई किया, या पार्टी दी, या दिवाली बोनस दिया, या क्रिसमस पे गिफ्ट किया सीक्रेट सेंटा, ठीक है। तो इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो इसमें दिक्कतें होती है, मशक्क़तें होती है। इसे फिक्स्ड में डाला जाए या वेरिएबल में डाला जाए। डिपेंडेंस ऑन की फैक्टर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट इटसेल्फ इज नॉट अ गाइड फॉर ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी अनलेस इट इज़ लिंक्ड विद द की फैक्टर। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ा है, मैंने यही कहा है कि कंट्रीब्यूशन ही भगवान है। मैंने ये कहा है आपको, कंट्रीब्यूशन ही भगवान है। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कंट्रीब्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा करना। लेकिन अब ये कहता है डिपेंडेंस ऑन की फैक्टर। अब की फैक्टर क्या है, की फैक्टर क्या है, अभी शायद हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, की फैक्टर्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। की फैक्टर्स मतलब लिमिटिंग फैक्टर्स, हमने पहले ही दिन पढ़ा था CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में। हमारे इंसानों की ज़रूरतें कैसी है, इंसानों की मांगे कैसी है, अनलिमिटेड। लेकिन मेरे दोस्तों उसे फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं वो कैसे है, लिमिटेड। तो उसी तरह हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C बना रहे हैं, तो उसमें लगने वाले जो रिसोर्सेज है जैसे कि रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, ये भी तो लिमिटेड है। तो हमें कंट्रीब्यूशन तो बढ़ाना है, लेकिन की फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, हाँ,
हमें की फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। ऐसे ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ जाएगा। इस पॉइंट पे क्लैरिटी आपको आएगी जब हम देखेंगे की फैक्टर्स का न्यूमेरिकल। मेरे दोस्तों, ये जो थ्योरी है, थ्योरी आपको पढ़ लेनी है। मैं सीए रौनक अग्रवाल आपको थ्योरी सिखा तो रहा हूँ और आई होप आपको समझ में भी आ रही होगी। लेकिन जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और उसके बाद जब आप एक बार थ्योरी पढ़ोगे तो आपको साक्षात परम ज्ञान होगा, आपको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, आपको साक्षात परम ज्ञान होगा, आपको थ्योरी एकदम मज़ेदार, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो फिर आपको थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कोप फॉर लो प्रॉफिटेबिलिटी, सेल स्टाफ में मिस्टेक मार्जिनल कॉस्ट फॉर टोटल कॉस्ट एंड सेल एट अ प्राइस विच विल रिजल्ट इन लॉस और लो प्रॉफिट, हैंस सेल स्टाफ शुड बी कॉशन्ड व्हाइल गिविंग मार्जिनल कॉस्ट। देखो मेरे दोस्तों, इन्होंने क्या बोल दिया है। हमारी जो सेल्स की टीम है, सेल्स वाली जो चिंटी है, जो माल बेचती है, उसे कभी कभी ऐसा ना लगे कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वही हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वही हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है। ऐसा ना हो। जैसे कि ये केस में 1,92,000 क्या ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट, या इसे यूँ कहो कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। तो हमारी सेल्स वाली चिंटी क्या करेगी, 1,92,000 का है तो वो क्या करेगी, 1,92,000 उसमें 8,000 का मुनाफा जोड़ेगी और 2 लाख में बेच देगी और खुशी खुशी हमारे पास आएंगी, साहब हमने 1,92,000 का प्रोडक्ट 8,000 में बेच दिया, 2 लाख में बेच दिया, हमें 8,000 का मुनाफा हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों, मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ? साहब ये तो नुकसान हो गया। 1,92,000 क्या है? ये तो सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट है, ये तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन ऐड करेगा? ये भी तो हमारे जेब से जा ही रही है, ये भी तो हमारी जेब से प्रोडक्शन में ही लग रहा है, ये भी तो हमारी कॉस्ट है, हमें तो ये भी रिकवर करना पड़ेगा। तो हमारी टोटल कॉस्ट 2,92,000 आएगी और उसने 2,92,000 के ऊपर से बेचना चाहिए। तो हमारी जो सेल्स वाली चिंटी है उसे इतना नॉलेज होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए, मैनेजमेंट के लिए है और हमें हमारा प्रोडक्ट में टोटल कॉस्ट लेनी है। हमें टोटल कॉस्ट को बेसिस बना के ही हमारा प्रोडक्ट बेचना है बाज़ार में, वरना हमें क्या होगा? नुकसान, बहुत बहुत बड़ा नुकसान। फॉल्टी वैल्यूएशन, overheads of fixed nature cannot altogether be excluded, particularly in large contracts. While valuing the work in progress, in order to show the correct position, fixed overheads have to be included in the WIP. जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना भैया, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक्स थोड़ी काम नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं ये भी बहुत बड़े होते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी ध्यान में देना पड़ता है हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में ये मेथड्स काम नहीं आती है। अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ कॉस्ट, भैया मैं तो ये कहूँगा आज के ज़माने में किसी इंसान का नेचर भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। हर इंसान अनप्रेडिक्टेबल है, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। Some of the assumptions regarding the behavior of various costs are not necessarily true in realistic situation. For example, the assumptions that the fixed cost will remain static throughout is not correct, may change from one period to another. For example, salaries bill may go up because of annual increments or due to the change in the pay rate. The variable costs do not remain constant per unit of the output. There may be changes in the prices of raw material. देखो साहब, हमने बचपन में पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है? जो फिक्स्ड है। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी है जो वेरिएबल है। लेकिन जनाब समय जैसे जैसे बीतता है, महंगाई की मार जब हमारे जेब पे पड़ती है तो हो सकता है ये फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ रही है, हो सकता है ये वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो साहब हमने जो प्रेडिक्शन किया था या जो हमने कॉस्ट का नेचर पढ़ा था, कभी कभी तो वो नेचर ही अपना गिरगिट, वो कॉस्ट ही अपना गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। तो इसलिए हमारी जो कॉस्ट है वो कैसी है मेरे दोस्त, मेरे मालिक, मेरे यार? अनप्रेडिक्टेबल है। कैसी है? अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ कॉस्ट कहा गया है। मार्जिनल कॉस्टिंग इग्नोर्स टाइम फैक्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट।
The marginal cost of two jobs may be the same, but the time taken for their completion and the cost of machine use may differ. The true cost of a job which takes longer time and uses costlier machine would be higher. दिस फैक्ट इज़ नॉट डिस्क्लोज बाय द मार्जिनल कॉस्टिंग. मेरे दोस्त, मेरे यारा, हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट कैसे निकाली जाती है. सिर्फ वेरिएबल पार्ट को ज़्यादा वजन दिया जाता है और फिक्स्ड कॉस्ट को टाइम फैक्टर में उड़ा दिया जाता है. ठीक है, तो भले ही दो प्रोडक्ट हम बना रहे हो, अच्छा ए और बी भले ही दो प्रोडक्ट बना रहे हो, दोनों की मार्जिनल कॉस्ट 100 आ रही हो, तो हम क्या समझेंगे, दोनों की कॉस्ट सेम है. लेकिन मेरे दोस्त, जो प्रोडक्ट ए बना है ये 10 लाख रुपयों की मशीन से बना है और प्रोडक्ट बी जो बना है वो सिर्फ 5 लाख रुपयों की मशीन से बना है. तो जो 10 लाख रुपयों की मशीन है उसका डिप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा जो ए में जाना चाहिए, और 5 लाख रुपयों की जो मशीन है उसका डिप्रिसिएशन कम आएगा जो बी में जाना चाहिए. इसी के साथ साथ ए बनाने को हमें 10 आवर्स लगे और बी बनाने को हमें सिर्फ 5 आवर्स लगे, तो जो टाइम वाले कॉस्ट है, जो टाइम के बेसिस पे हम बांट रहे हैं जैसे कि रेंट वगैरह, वो ए का ज़्यादा है और बी का कम है. तो मेरे दोस्तों, अगर रियल सेंस में देखा जाए तो ए की टोटल कॉस्ट तो कई गुना ज़्यादा आएंगी एज़ कम्पेयर टू बी. लेकिन हमारी मार्जिनल कॉस्ट की जो तकनीक है, जो टेक्निक है, जो मार्जिनल कॉस्ट की, वो इस बात को डिस्क्लोज नहीं करती है, इग्नोर करती है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ WIP अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टॉक्स एंड WIP आर अंडरस्टेटिंग. देखो मेरे दोस्तों, इस इलस्ट्रेशन को देख के आपको ऐसा लगता नहीं है क्या कि हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडरस्टेटेड है. यहाँ भी 60 यूनिट्स बचे थे और 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 यहाँ भी 60 यूनिट्स बचे थे. ठीक है, यहाँ 60 यूनिट्स की कीमत आई मेरे दोस्तों 60,000 रुपये, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के ज़रिए इसकी कीमत आई सिर्फ 48,000, मतलब 12,000 रुपयों से कम आई. तो इसी का मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा जो WIP है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो उसकी वैल्यूएशन कैसी हो रही है, अंडर स्टेट हो रही है. उसकी वैल्यूएशन कैसी हो रही है, अंडर स्टेट हो रही है. तो ये था हमारा advantages and disadvantages of marginal costing. तुझ पे ही टिकी दुनिया सारी, ओ गणपति बापा बिगड़ी बना दो तू हमारी.